क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमारे बीच सभागार में पहुंच चुके हैं। इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं। तालियों की गूंज लगातार सुनाई देती रहनी चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमारे बीच आ गए हैं और आपको अब उन सारे सवालों का जवाब मिलने जा रहा है जो सवाल आपके मन में है। बहुत खास हमारा यह सत्र रहने वाला है 2023 का बाजीगर। कौन बनेगा बाजीगर, इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो अब हम एजेंडा छत्तीसगढ़ के अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, लेकिन हमारा सत्र सबसे खास होगा क्योंकि हमारे सत्र में मेहमान भी बहुत खास हैं। उनका परिचय कराने से पहले एक नजर डाल लेते हैं उनके सियासी सफर पर। 1980 के लंबा चौड़ा लाव लश्कर, अधिकारियों की लंबी भीड़, नेताओं का फौज फाटा हटाकर देखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे कि इस माटी पुत्र को छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ से ज्यादा आवाम ने अपने सिर माथे पर बिठा रखा है। एक पल में सत्ता के शिखर पर बैठे कुशल प्रशासक और अगले ही पल सौंधी सौंधी मिट्टी सा व्यक्तित्व। एक दो लोगों का परिवार नहीं, पूरे 3 करोड़ से ज्यादा का कुनबा। सियासी ऑर्कर पर जबरदस्त सदी हुई बल्लेबाजी और चौपाल पर बैठकर भेंट मुलाकात। राष्ट्रीय पटल पर कांग्रेस के उभरते चमकते उम्मीद भरे ध्रुव तारे जो चुनावी रैलियों में धारदार भाषण देते हैं, लेकिन सूबे के किसी सुदूर कोने में धारा प्रवाह छत्तीसगढ़िया बोलते हैं। छत्तीसगढ़िया चीला गुलगुला ठेठरी को न सिर्फ राष्ट्रीय बना दिया बल्कि बोरेबासी को मिशन में बदला तो टॉप ट्रेंडिंग हो गया। दुनिया के कोने कोने से पालथी मारकर बैठा छत्तीसगढ़िया बोरेबासी खाता नजर आया। घर घर से उनका कका यानी चाचा का रिश्ता है। नरवा, गरुआ, घुरुआ, बाड़ी की बुनियाद पर ग्रामीण विकास का छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में चर्चा का विषय है। केंद्र की तारीफ के साथ साथ कई राज्यों में अपनी आर्थिक सेहत के लिए इसी फॉर्मूले को अपनाया है। गोबर गौमूत्र से कमाई और धान से एथेनॉल का विजन जमीन पर उतारने के साथ साथ ऐसी योजनाएं जिनके नतीजे जमीन पर नजर आते हैं। हफ्ते हाट बाजार में सामान नहीं, स्वास्थ्य का भी ध्यान। खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के साथ साथ धन्वंतरी मेडिकल स्टोर पर सस्ती दवाई। आवारा घूमते पशु अब गोधन न्याय योजना के रास्ते कमाऊ पूत बन चुके हैं। महतारी दुलार, पढ़ई तुहर दुआर, दाई दीदी क्लिनिक, मितान जैसी योजनाओं की लिस्ट लंबी है। कला संस्कृति के संरक्षण और समर्थन के मोर्चे पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में गिल्ली डंडा, पित्तुल, सांखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्सा कस्सी, बाटी को देखना मिट्टी को महसूस करने जैसा लगता है। विकास दर दहाई पर पहुंचने को आतुर और बेरोजगारी दर को 0 पर सिमटाने का रिकॉर्ड भी सीएम बघेल के खाते में है। धान का समर्थन मूल्य इतना ज्यादा है कि धान खरीदी के दौरान आसपास के राज्यों से तस्करी रोकनी पड़ती है। सीएम बघेल के प्रयास का नतीजा है कि सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया पहला नारा था। अब गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के साथ मिलकर लक्ष्य बन गया है। कका की अगुवाई में सपनों के सच हो जाने की सूची बहुत लंबी है और एजेंडा छत्तीसगढ़ के इस महामंच पर मौजूद है धान के कटोरे के माटी पुत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेश बघेल जी की यात्रा आपने देखी, कैसे रहे बीते 5 बरस उसकी झलक भी आपने देखी। और उनके बारे में कहा जाता है कि भूपेश हैं तो भरोसा है, लेकिन ये भरोसा कैसे कायम हुआ, ये भरोसा कैसे बना रहेगा, इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री जी थोड़ी देर में हमारे साथ मंच पर आएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं सेशन को होस्ट करने के लिए प्रतीक त्रिवेदी जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा और साथ ही साथ अभिषेक शुक्ला जी, प्लीज आप दोनों मंच पर आइए। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे दोनों होस्ट के लिए। और अब बिना देरी के मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को। सर प्लीज आप मंच पर आइए। एक बार जोरदार तालियां हो। ये जानना है कि भूपेश जी एनर्जेटिक इतनी ऊर्जा कहां से लाते हैं और कैसे लाते हैं। बिल्कुल एकदम
पहले आपके लोगों ने बताया कि अफसरों की टेबल पे काजू और किशमिश हुआ करते थे, अब ठेठरी आपने उसको पॉपुलर कर दिया। तो एनर्जी कहां से आती, इतनी ऊर्जावान कैसे दिखते हैं एकदम, हमेशा चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान, और फिर कभी कभी खुल भी जाते हैं तो ठहाका लगा देते हैं। एनर्जी जनता से मिलती है। जो 3 करोड़ छत्तीसगढ़ की जनता है ना, खूब प्यार करती मुझे, एनर्जी उससे मिलती है। और ये जो फूड आप ले आए हैं, छत्तीसगढ़ के फूड को वायरल है, हर जगह लोग जानना चाहते हैं कि भाई हर आदमी जानना चाहता है छत्तीसगढ़ के फूड को, और इसकी देन आपको मानते हैं? नहीं, ये तो पहले से था, लेकिन पॉपुलराइज आपने कर दिया। जरूरी है भाई। आप साउथ में जाते हैं तो इडली, डोसा, सांभर, बड़ा, ये है ना जी। और राजस्थान में जाते हैं तो वहां के घेवर खाइएगा जी। गुजरात चले जाइए तो ढोकला खाइएगा जी। छत्तीसगढ़ की भी तो कुछ होना चाहिए। हाँ, है ना, कश्मीर जाते हैं तो कौवा पीते, उसके पहचान कहवा है ना जी। तो छत्तीसगढ़ के ठेठी खुर में क्यों प्रसिद्ध नहीं होना चाहिए? लोग बाहर से आएंगे तो क्या कहेंगे, यहाँ क्या खान पान है, तो हम बोलेंगे डोसा है। तो ये क्या बात हुई? हमारी अपनी पहचान है, जैसा भी है हमारा अपना है। ये जो है ना, यही बात मैं जानना दे, ये मेरी पहचान है, ये हम हैं। हाँ, मैं जैसा भी हूं वैसी हूं। उसे छुपाने वाली क्या बात होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। और उसमें गर्व करना चाहिए। हाँ, 2018 में भूपेश भैया के तौर पे आपने चुनाव लड़ा था, प्रदेश अध्यक्ष थे, लगातार दौरे किए। अब एक बार फिर से चुनाव के मैदान में अब काका के तौर पर हैं, क्या अंतर दोनों भूमिका में देख रहे हैं? हाँ, ये बात तो सही है। 5 साल पहले भैया बोलते थे कार्यकर्ता, आज पब्लिक है, वो चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, सब काका बोलते हैं। तो ये तो प्यार का संबंध है, प्यार और बढ़ा है। प्यार और बढ़ा है। और कारण क्या है? भैया से तो डरते भी हैं, लेकिन काका से कोई नहीं डरता। काका दोस्त भी होता है। हाँ, कुछ भी कहा जा सकता है उससे। और चैलेंजेस में भी कोई फर्क आया? चैलेंज में देखिए, हर चुनाव के अपने चैलेंजेस होते हैं। कोई चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए कि जनता के ये मत है, और जनता का मत है वो सर्वोपरि है। तो उस मत का सम्मान हमको करना चाहिए और उसे गंभीरता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए, उसे लेने की कोशिश करना चाहिए। तो हमारी कोशिश यही है कि हम फिर से जनमत हासिल करें और पिछले समय से ज्यादा। देखिए, उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई है, उन्होंने स्ट्रैटेजी में ये बनाया कि एमपीज को उन्होंने टिकट दिया है, मध्य प्रदेश में तो दिया ही है, यहां भी, और एक स्ट्रैटेजी के तहत आ रहे, तो निश्चित तौर से आपको सजग तो होना ही पड़ेगा। हाँ, जब हारने वाले हों तो विधायक, केंद्र के मंत्री हैं, उसको तुम विधायक चुनाव लड़ाओगे तो इस क्या माना जाएगा? जब यदि आपके सेनापति युद्ध में उतर जाएं तो समझ लो ये बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, यदि उसके रण की भूमि में उतार रहे हैं आप, तो इसका मतलब ये है कि आप चुनाव हार रहे हैं। आप अपनी कमजोरी छुपाने भले कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से आप मान चुके हैं, हार गए हैं। लेकिन उन्होंने कहा ना, मोदी मतलब गारंटी, मोदी मतलब काम की गारंटी। और तो मध्य प्रदेश में शिवराज ही मुख्यमंत्री बनेगा ना, चेहरा तो वही होगा, मोदी जी थोड़ी बनेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो सर्वमान्य नेता हैं, तो उन्होंने कहा। हाँ, तो फिर गारंटी वो लोकसभा समय देंगे, तो उसकी गारंटी कितनी है हम लोग लोकसभा चुनाव में बताएंगे ना। अब ट्रेन नहीं चला पा रहे हैं यार, बिलासपुर आए, आज ही 34 ट्रेन रद्द हो गया, क्या गारंटी है? उन्होंने कहा कि गारंटी ये है कि पहले मिलते थे 500 करोड़, अब मिल रहे हैं 6,500 करोड़ रेलवे के, मोदी जी ने कहा। हाँ, तो यात्री ट्रेन क्यों बंद कर दे भाई? ये सारी सुविधा किस लिए है? सारी रेवन्यू किसके लिए? जनता के लिए ना, कोयला ढुलाने के लिए थोड़ी है। जनता कोयला के लिए है कि कोयला जनता के लिए है? ये सारी जो ट्रेन हैं या जितने भी हमारे खदान हैं, माइंस हैं, वो सब किसके लिए है? जनता के लिए। ये प्रजातांत्रिक देश है, ये मित्रों का देश नहीं है। समझ गया ना? अरे मैं बिल्कुल इशारा आप करिए, मैं समझ सब जाऊंगा।
ये मित्रों के लिए देश नहीं है, ये जनता के देश है, जनता के लिए है। तो आप यात्री ट्रेन आज 34 आप बंद किए हो और प्रधानमंत्री वहां आ रहे हैं और 6000 करोड़ का रेवेन्यू, तो आपको रेवेन्यू से मतलब है, जनता से मतलब नहीं है। मतलब तो जनता से होना चाहिए, इसकी सुविधाओं को। ट्रेन कोरोना काल से लेकर आज तक बंद ही बंद बंद बंद, रोज 30 ट्रेन 34 ट्रेन 40 ट्रेन रोज बंद हो रहा। ये क्या बात हुई? और यात्री पैसेंजर ट्रेन में यात्रा करते हैं और एक्सप्रेस का पैसा भरते हैं, लूटने का काम कर रहे हैं। लूटने से ज्यादा आज प्रधानमंत्री ने यही अपने भाषण में कहा था कि मैं दिल्ली में बैठा हूं तो कम लूट पा रहे, नहीं तो ज्यादा लूट लेते। वो दिल्ली में बैठे हैं तो 2 ही लोग लूट रहे हैं, यही कहना चाहते हैं। आप कहते हैं कि उद्योगपतियों का नाम ले लेते हैं, उद्योगपतियों को आप क्यों इस तरह से? नहीं, उद्योगपति एक ही या 2 हैं कि और भी देश में बहुत सारे उद्योगपति हैं। मतलब राज तो हम लोग ही चला रहे हैं। जी, यहां कांग्रेस की सरकार है, यहां हमने उद्योग नीति लाई, वो सारे उद्योगपतियों को लाभ मिल रहा है। व्यापारियों के लिए नीति लाई, वो सारे व्यापारियों को लाभ मिल रहा है। किसानों के लिए नीति लाई, सारे किसानों को लाभ मिल रहा है। मजदूरों के लिए नीति लाई तो सारे मजदूरों को लाभ हो रहा है। तो जिसके लिए नीति बना रहे हैं उसमें 1-2 क्यों? एक व्यापारी क्यों? एक किसान क्यों? एक मजदूर क्यों? एक उद्योगपति क्यों? तकलीफ किसी बात की है? अब सबके लिए करें ना, यदि है ये नियम तो सबको लाभ मिलना चाहिए। सारी संपत्ति एक ही क्यों जा रहा है? और भी लोग हैं, उसको मिलना चाहिए। तो भूपेश बघेल करें उसको और भी। हाँ, तो हमको जब मौका मिलेगा दिल्ली में ना, कांग्रेस को मौका मिलेगा तो सबको मिलेगा, 1-2 को नहीं, केवल मित्रों भर तक सीमित नहीं रहेगा। मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस की एक पुरानी, आज ही बोले, पुरानी मानसिकता है कि वो SC, ST, OBC समुदाय के लोगों को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते और यही वजह है कि वो मुझसे भी नफरत करते हैं। देखिए, ST, SC को रिजर्वेशन किसने दिया? संविधान। संविधान किसके साथ काले में बना? कमेटी थी संविधान की, संविधान सभा थी, उसने बनाया। किसके शासन काल में बना? देश आजाद हुआ उसके बाद। मतलब कांग्रेस ने नाम लेने में आपको तकलीफ हो रही है? मुझे क्या है तकलीफ हो रही है? मैं ये देखना चाह रहा था कि आप कितनी जल्दी नाम लेते हैं। भाई, नेहरू जी का नाम लेने में आपको तकलीफ हो रही है? मैं कहता हूं उससे बड़ा डेमोक्रेटिक नेता नहीं कोई। मैं तो खुलेआम बोलता हूं, उससे बड़ा डेमोक्रेटिक नेता। तो उसका नाम लेने में क्या तकलीफ हो रही थी? मैं तो कह रहा हूं देश का पहला प्रधानमंत्री। वो तो देश का प्रधानमंत्री है, पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन संविधान बनाने का फैसला किसने लिया? वही मैं आपसे पूछा। तो आप दाएं बाएं आगे पीछे सब हो रहे थे। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि आप मोदी जी से नफरत क्यों करते हैं? मैं नहीं करता मोदी जी से। वो कहते हैं कि मैं एक साधारण परिवार से बहुत आता हूं, इसलिए आप ऐसा करते हैं। नहीं, मोदी जी को मैं पूरा सम्मान करता हूं, उसे समय लेके मिलने जाता हूं, कालान करता हूं, छत्तीसगढ़ के विभिन्न विषयों पे उनसे चर्चा करके छत्तीसगढ़ के हितों में फैसला करने का अनुरोध करता हूं। ना दे अलग बात है, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के लिए ये नहीं कह सकते आप नहीं देते। देखिए, आप ही के मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, उन्होंने जानता कहा हूं। और आप वही, देखिए कितनी जल्दी आ गया आपके पास। आप वही आएंगे मुझे पता था। और देखिए मैं कितनी जल्दी वहां आया। हाँ, जैसे मतलब मुझे कोई कहने में गुरेज नहीं है कि इस देश का स्टालवर्ट नेता जो है उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, डेमोक्रेटिक, अगर मतलब लिखने पढ़ने कहीं की बात कर लीजिए, लेकिन मुझे इस बात पे आपसे पूछना है कि नहीं देते तो ये जो दुख है आपका, आप ही के मंत्री, वरिष्ठ नेता कहते नहीं, जो भी मांगा, जब भी मांगा तब मिला। अब आपका नाम क्या है? प्रतीक त्रिवेदी। प्रतीक दुबे जी। दुबे जी, अभी आप अपनी ही बात का खंडन कर रहे हैं। अभी आपने कहा प्रधानमंत्री का, मोदी जी का आप सम्मान नहीं करते, और अभी आपने मेरे उप मुख्यमंत्री की बात कह के, उन्होंने जब हमारे प्रदेश में आए, सम्मान में 2 शब्द क्या बोल दिए, उसके आप राजनीतिकरण कर रहे हैं। क्या घर आए मेहमान का अपमान करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना। आज का सम्मान करना चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी आए थे, मैं व्यस्त था कार्यक्रम में, मैं अपने जो खाद्य मंत्री अभी मेरे पहले यहां होके गए, उसको भेजा, जाओ भाई एयरपोर्ट रिसीव भी करो और सियाब भी करो। ये तो प्रोटोकॉल है, करना ही चाहिए।
और दूसरी बात यह है कि यदि कहते कि वो सब देते हैं, आज वो बोल गए छत्तीसगढ़ को सब मिलता है। भैया एक चीज बताओ, अभी खाद्य मंत्री गए, उसको विभाग का 6,000 करोड़ रुपए लेना है। माइनिंग डिपार्टमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसने प्राइवेट सेक्टर में जो माइनिंग हुई उसमें पेनाल्टी लगाया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, पेनाल्टी लगा, और 4140 करोड़ रुपया भारत सरकार हमारे रखा हुआ है। 4140 करोड़, 4140 करोड़ उसको मैं मांग रहा हूं वर्षों से, नहीं दे रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट में आवेदन लगाया और 6 हफ्तों में उसको जवाब देने के लिए भारत सरकार को कहा है। तो अब कैसे सिद्ध होता है कि वो सब दे रहे हैं? तीसरी बात, जीएसटी का अभी आपने जून 2022 में आपने जो जीएसटी कंपेंसेशन है उसको बंद कर दिया आपने। तो हमारे राज्य को हर साल 5-6 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है। तो कितना हो गया? इतने में ही 17,000 करोड़ रुपया हो गया। 17,000 करोड़ रुपए मुझे मिलता छत्तीसगढ़ जैसे छोटे स्टेट को, कितना काम कर लेते हम लोग। लेकिन फिर भी जीडीपी आपके देश के एवरेज से सबसे ज्यादा। ये हमारा प्रबंधन है, हमारे छत्तीसगढ़ महतारी देन है, इसके गर्भ में सारे खदाने हैं, उसका पैसा मिलता है, हमारे मेहनत कश लोग हैं, यहाँ के व्यापार, यहाँ के उद्योगपति, उद्योग फल फूल रहे हैं, इसका से जीएसटी मिल रहा है। कुछ दिनों में चुनाव में आप लोग जाने वाले हैं, लगातार बीजेपी के बड़े नेता, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, उनके दौरे हो रहे हैं, रणनीतियां बन रही हैं। किस तरीके से अब अगला फिगर आप देख पा रहे हैं कि 2018 का जो आंकड़ा था उसके बाद अब कहां पर आप लोग आके टिकेंगे? हाँ, चुनाव है तभी तक आएंगे, इसके पहले तो नहीं आए थे, और ये चुनाव समाप्त होने के बाद भी नहीं आएंगे, हमें पता है, हमको तो यहीं रहना है। और ये बात भी लोग जानते हैं, पिछले चुनाव हम 68 सीट जीते, उपचुनाव में 71 हो गए, तो अब तो 71 का टारगेट तो रख ही नहीं सकते, अब की बार 75 बोला है आपने। अब की बार 75 पार। अच्छा, सीखते आप लोग बीजेपी से ही हैं नारा क्या कि अब की बार ये पार, अब की बार ये पार, 75 पार। आप उस बीजेपी सीखना बोल रहे हैं? आप मतलब कांग्रेस? लो भला, बीजेपी की पैदाइश कब की है, हमारी पार्टी कब की है? वो हमसे सीखेंगे कि वो हम उनसे सीखेंगे? मैंने ये तो मैं आपसे जानना चाहता हूं। हाँ, तो हमसे सीखेंगे वो। भाई रघुपति राघव राजा राम हम गाते थे, वो तो 80-85 में राम राम रटने लगे, उसके पहले तो राम राम नहीं रटते थे। कॉरिडोर तो आपने बाद में बनाया ना, उन्होंने तो जी, राम मंदिर का आंदोलन उन्होंने शुरू किया पहले, कॉरिडोर आपने बाद में बनाया। नहीं, उसका दरवाजा हमारी शासनकाल में खुला, राजीव जी के समय में। क्यों बोल रहे हैं? दूसरी बात, गाय को महात्मा गांधी ने क्या कहा, गौ माता से भी बढ़कर है। भाजपा वाले तो वोट के लिए गाय की बात बोलते हैं। सावरकर जी ने गाय के बारे में क्या कहा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो उनके आदर्श हैं। वो तो गाय का नाम इसलिए लेते हैं उसको वोट चाहिए, राम के नाम इसलिए लेते हैं कि उसको वोट भी चाहिए और नोट भी चाहिए। हमने राम वनगमन पर्यटन पर बनाया, हम ये नहीं कहते हम उसके कारण हमको वोट दो, ये तो हमारी पहचान है छत्तीसगढ़ की। लेकिन जब INDIA का हिस्सा होते हैं और सनातन पे कोई बोलता है, इंडिया कहने में तकलीफ हो रही है? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं उनको NDA बोलता हूं और मेरा नियम है, मेरा अपना नियम अच्छा, है। आपका नियम है? हाँ, मेरा मैं अपना नहीं जानता था। ये मेरा अपना नियम है। क्या है कि आपको मंच में मिले ना, उसके पहले बाद में मिलते नहीं आपसे। मैं मतलब क्या जरूरत है फिर? पर ये है कि अगर व्यक्तिगत आक्षेप किसी से नहीं और ना करना है, और दूसरा ये कि किसी का नाम नहीं बिगाड़ना है, संवैधानिक पद कुछ बताने की जरूरत नहीं, संवैधानिक पद पे बैठे गरिमा का पालन होना चाहिए। आपकी बहुत प्रशंसा करता हूं। संवैधानिक पद पे कोई हो, हाँ, कोई भी बैठा, किसी का नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए, नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। ये जो घमंडिया बोले अच्छा नहीं है ना? मैं तो कहता हूं, हाँ। मैंने तो यहां पे टोक दिया अभी कि ये शब्द का इस्तेमाल इंडी बोले अच्छा नहीं है मेरे ना? मंच पे नहीं बोलेंगे। हाँ, मेरे साथ अगर मैं बैठा हूं एंकर, तो ये शब्द नहीं, लेकिन कोई भी बोले अच्छा नहीं है। बिल्कुल नहीं अच्छा है। बहुत बढ़िया, मैं तो कहता हूं, ताली मैं तो एक बार कहता हो हूं, जाना चाहिए इसमें। मैं तो कहता हूं, प्रधानमंत्री घमंडिया बोले हमारी पार्टी मैं संगठन को। तो बघेल साहब साफ बोलता हूं इस जी। मामले में
कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर के रास्ते पे चल पड़े हो। चला नहीं हूं, आदर्श है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। नहीं, आप ही पूछ रहे हैं भाई, मैं कहां पूछ रहा हूं। सर इसी आप जब लेकर सनातन पे, जब सनातन पे हाँ कोई बोलता है हाँ, तो राम के ननिहाल वाले चुप क्यों बैठते हैं? कौन बोलता है चुप है? मैं आज ही जवाब दिया हूं, इस होटल में आके जवाब दिया हूं। हालांकि टीम दूसरी थी, टीवी दूसरा था, कैमरा दूसरा था, कोई बात नहीं। पूछने वाले दूसरा था, लेकिन जवाब तो मैं ही दिया था। जी, सनातन है क्या? पहली बात तो ये समझिए, आप जानते हैं सनातन क्या है? थोड़ा बहुत जानते हैं। परिभाषित करेंगे आप? हम प्रकृति के उपासक हैं, हम प्रकृति के उपासक हैं, चिरंतन हैं और नवीनता के ग्राहक हैं। नवीन चीज ग्रहण कर सकते क्या हैं। बात, क्या बात। इसका मतलब क्या है? यदि शब्दों में थोड़े से परिभाषित करेंगे तो जो प्राचीन है, ठीक है, प्रकृति कोई आज प्रकृति थोड़ी बना है, सृष्टि की रचना हुई तब से प्रकृति है, तो प्राचीन। दूसरा जो अक्षुण है, निरंतरता उसी में हो सकती है जो अक्षुण हो। जो टूट फूट जाए, जो समाप्त हो जाए, वो अक्षुण नहीं हो सकता, वो निरंतर भी नहीं हो सकता। और जो सत्य है और जो नवीन है उसको ग्राह्य भी करेंगे, हाँ, उसमें हमेशा नवीनता बनी रहेगी, तभी नवीनता है ना? जी, तो जो प्राचीन है, जो निरंतर अक्षुण है और जो सत्य है, सत्य है, वही सनातन है। लेकिन बघेल साहब ने जवाब नहीं दिया। लो भला, इससे बढ़िया और क्या जवाब हो सकता भाई आप ये क्यों नहीं कहते कि जिसने एड्स कह दिया, जिसने कुष्ठ रोगी कह दिया, जिसने कह दिया कि बीमार है, जिसने कह दिया कुरूप है, तो हमने कुछ बिंब भी तो बनाए। अब मैं दूसरी बात करता जी। हूं। इसी में भगवान बुद्ध ने कहा एसो धम सनातना। जो उनका कहने का मतलब यह है कि वैर से समाप्त नहीं किया जा सकता, ठीक, शत्रुता को शत्रुता से मिटाया नहीं जा सकता, एक्सेप्टेड। क्रोध से क्रोध को खत्म नहीं किया जा सकता। वैर को खत्म करना है तो अवैर से ही किया जा सकता है। यदि उन्होंने गाली दी तो तुम भी गाली दोगे तो उससे कटुता बढ़ेगी, और ये सनातन नहीं है। जो सनातन मानने वाले हैं वो भी गाली दे तो फिर वो सनातनी नहीं है। ये तो कहा ही जा सकता है कि ये अच्छे स्पिरिट में नहीं कहा गया, ये गलत तरीके से कहा गया, क्योंकि आदर्श पे ठेस लगे। भाई जो सनातन को नहीं समझे वही बोलेगा, तो भाई हाँ। जो सनातन समझ ले। दूसरी बात यह है कि जो लोग विरोध भी करते हैं, तो जैसे जो उसके कुछ नियम हैं, आज नियम बने हैं, कल वो नियम रूढ़ता में बदल जाती है, जो रूढ़ी है उसको फिर बदल देते हैं। तो ये जो कर्म कांड है उसमें बदलाव आते रहते हैं। शादी करने का तरीका पहले कुछ और था, आज के तरीका कुछ और है। जी पहले मेरे घर में जो विवाह होता था वो 8-8 दिन तक वो चलते रहता था, आज उसके बाद 3 दिन हो गया, अब एक ही दिन में हो जाता है, फिर शाम के फेरे हो जाते हैं। मंत्र तो क्या? वही बदल गए ना, मंत्र तो वही है, राम भी वही है। तो उसमें जो 8 दिन की जो प्रक्रिया है वो उसमें परिवर्तन आ गया ना। तो जो पुरानी जो परंपराएं हैं उसमें आज की परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेते हैं और उसके बारे में आलोचना करते हैं, तो वो एक्चुअल में उस मूल तत्व को समझे नहीं। तो इस सब चीजों के बारे में जो ऐसा भी करें वो भी वैसा भी करें। तो अब सनातन में हमारे जो यदि ऋषिमुनि बात करें या उपनिषद की बात करें तो सारे उपनिषद उठा के आप देख लें, सब में गुरु है, वो गुरु शिष्य बैठे हुए, शिष्य गुरु से सवाल पूछ रहे हैं, गुरु शिष्य से सवाल पूछ रहे हैं, और इसी प्रश्न से सारे उपनिषदों का निर्माण हुआ। यदि अर्जुन ने कृष्ण से प्रश्न नहीं किया होता तो हमारे पास गीता जैसे ग्रंथ होते क्या? जी होते? हाँ बोलो या ना? नहीं होते, प्रश्न नहीं तो होते ना। अनिवार्य है हमारे इसका, प्रश्न से ही ये सब उठा ना। तभी प्रश्न है। तो आज हिंदुस्तान में प्रश्न पूछना आसान है क्या? क्यों नहीं, बहुत आसान है। तो जब तक कि आप प्रश्न पूछते रहेंगे, चाहे वो खुद से चाहे सत्ता में बैठे हुए लोगों से, जब तक के सवाल पूछते रहेंगे आप प्रगति करेंगे। जिस सवाल पूछना बंद कर देंगे आप अवनति के रास्ते में चल पड़ेंगे। आप
तो आज देश में सवाल पूछना सबसे बड़ा गुनाह है। और सनातन इसी से चला है। मैं दूसरी बात कर रहा था, गुरु और शिष्य से चला है। लेकिन हमारे देश में गुरु की जो महिमा है, वो भक्ति आंदोलन ने गुरु को ईश्वर के समकक्ष खड़ा कर दिया। गुरु गोविंदो खड़े का अकेला गोपाल। तो भक्ति आंदोलन इतना बड़ा था, एक मनुष्य है, हाड़ मांस का शरीर है, जो गुरु के रूप में है, वो गोविंद के बराबर खड़ा हो जाता है। इतना बड़ा आंदोलन कि गोविंद के बराबर खड़ा कर देते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि ये झंडा हमारा गुरु कब से हो गया भाई, और क्यों होना चाहिए? प्रतीक है, बिंब है, और भारतीय सनातन देखिए, हमारे सभी पंथ में, धर्म में सबका अलग अलग झंडा है। हम उसके लिए अपने प्राण दे सकते हैं। बिल्कुल। हमारा तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। ठीक है। कई राज्यों में राज का ध्वज है। हम अपने राष्ट्रीय ध्वज के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। जी। ठीक है जी। लेकिन वो हमारा गुरु नहीं हो सकता। मेरा गुरु मेरा होगा, आपका गुरु आपका होगा, इनका गुरु इनका गुरु होगा। कोई सदगुरु हो सकता है, कोई समाज सुधारक को गुरु हो सकता है, समाज का गुरु हो सकता है, कोई सदगुरु हो सकता है जी। इससे है ना? रुक 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 लेकिन ये बताओ कि सनातन में ध्वज कहां गुरु है? सनातन में मैंने कहा, और आरएसएस ने, मैं समझ गया आपकी बात। हाँ समझ गए हैं, मैं आपकी बात समझ गया हूं। मैं समझ गया आपकी बात। चुनौतियों पे फिर जाना चाह रहा था। आरएसएस ने ध्वज को गुरु माना है, ये कौन सा सनातन परंपरा है मुझे बताओ भाई? एब्स्ट्रैक्ट भी है और साक्ष्य भी है, और वो मेरे समस्याओं को मैं सवाल करूं, मेरे मन में प्रश्न आ रहा था, ध्वज कैसे उत्तर देगा? प्रेरणा है, वो तो प्रेरणा का, क्योंकि सनातन में गुरु शिष्य परंपरा है, और इसी कारण से हिंदुस्तान में विविधता है। आप दूसरे में देख ले, इतनी विविधता नहीं मिलेगी आपको। आपको क्रिश्चियनिटी में इतना नहीं मिलेगा विविधता, इतना इस्लामिक नहीं हो में विविधता नहीं मिलेगा जितना हमारे हिंदुस्तान में विविधता है। क्योंकि जिज्ञासा हमारे मन में रही है, और अलग अलग समय में कभी उन सवालों के उत्तर हमारे ऋषि मुनियों ने दिए, कभी हमारे इन सवालों के उत्तर महावीर और बुद्ध ने खोजा, कभी हमारी प्रश्नों के सवाल शंकराचार्य ने, कभी गोरखनाथ जी ने, कभी गुरु नानक देव ने, कभी कबीर ने, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी ने इन सवालों के, इन प्रश्नों के उत्तर खोजे, और उसको अलग अलग रास्ते बताए। लेकिन सबका उद्देश्य तो वही है। कभी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस हुए। जी सर, मैं चुनौतियों पे जाना चाह रहा था 2018 की। 2018 के बाद अब आप यहाँ पे इलेक्शन में हैं, क्या क्या चुनौतियां देख रहे हैं? बहुत सारे आरोप विपक्ष से आ रहे हैं। भाई मेरे लिए चुनौती तो यही है कि मैं 71 सीट जीत चुका हूं, हमारी पार्टी 71 सीट में है, उसको 75 कैसे करना, ये मेरे लिए चुनौती है। कई सारे मुद्दे वो उठा रहे हैं, चाहे वो देखो, वो तब ऐसा है कि वो अपना धर्म निभा रहे हैं। अब विपक्ष में है तो मेरी प्रशंसा करके वोट तो नहीं मांग सकेंगे ना, मेरी आलोचना करके वोट मांगेंगे, जनता के बीच में जाएंगे तो क्या करेंगे? भूपेश बघेल बहुत, उसकी सरकार है, बहुत अच्छा काम कर रही है, कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, इसलिए हमको वोट दो, ऐसा नहीं बोल सकते वो। लेकिन मजबूरी है, दिल में तो वही है। जो किसान है, जो आज 2640 रुपया क्विंटल प्राप्त कर रहा है, भले भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन वो अपने पार्टी के लिए वोट मांगने जाएगा तो वही कहेगा। लेकिन जब वोट देने के लिए बात आएगी तो घर वालों को बोल दे मैं तो पार्टी से बंधा हूं, तुम लोग तो जरूर कांग्रेस को वोट देकर आ जाएंगे। पर प्रधानमंत्री सर बोलते हैं कि 80% पैसा हम देते हैं। अब यार प्रधानमंत्री, पहले दिन मैं बोला हूं झूठ बोल के गए हैं, आज भी झूठ बोल के गए हैं। अब प्रधानमंत्री झूठ बोले अच्छा नहीं लगता, प्रधानमंत्री झूठा है बोलूं ये भी तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन इसर नहीं गिराना चाहिए। धान हम खरीदते हैं, चावल वो खरीदते हैं। अभी तो मैं बोला ना 6000 करोड़ रुपए नहीं दिया हमारा चावल का पैसा, तो चावल खरीदना, धान खरीदना कैसे हो जाएगा? धान खरीदने में जो घाटा होगा वो हम सहते हैं, है ना? हमको फायदा तो होता नहीं, घाटा कम से कम। इस साल जैसे मार्च महीने में सारे सोसाइटी में धान उड़ गया था, तो सूखत का या गीला होने का, बोरा फटने का जो नुकसान होता है, ब्याज का नुकसान होता है, वो हमको नहीं हुआ। लेकिन ये तो जो भी लोकप्रिय सरकार है, जनहितैषी सरकार है, वो फैसला करते हैं कि मेरे किसान को नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसानों का प्रदेश है, इसलिए ये व्यवस्था की। आज 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे हम लोग, अब वो 86 लाख से 61 लाख कर दिए। यदि वो खरीदते, यदि छत्तीसगढ़ के किसानों को हित का ध्यान रखते तो 86 लाख से
एक महीने के भीतर में 61 लाख कैसे कर देते? पीयूष गोयल आए थे, बोल उनका कहना था कि आप कहें हम 100% खरीद लेंगे। अब तो कर ले ना भाई, हम तो कहते हैं जैसे पंजाब में एफसीआई 100% धान खरीदती है, घोषणा कर दे छत्तीसगढ़ में किसानों के धान अब एफसीआई खरीदेगी, हम स्वागत करेंगे। 3600 रुपए करने की बात आ रही है अगले इलेक्शन में घोषणा पत्र में, क्या उस तरफ बढ़ रहे हैं? हमने 2500 बोला था जी, अभी 2640 है, अगले साल और बढ़ जाएगा, फिर अगले साल और बढ़ेगा, जैसे जैसे समर्थन मूल्य बढ़ेगा। चूंकि हमने 9000 रुपया ऑलरेडी प्रति एकड़ किया हुआ, वो तो जुड़ते जाएगा। जैसे महंगाई भत्ता अधिकारी लोग अपना जोड़ लिए ना, तो वैसे ये भी बढ़ता रहेगा। जब नौकरी पेशा वालों को बढ़ जाता है तो किसानों को भी बढ़ना चाहिए, ये भी स्टैंडर्ड हमने सेट कर दिया है। नफरत के बाजार में क्या बात है, मैंने वही सवाल पूछा जो आप चाहते थे। मैं ऐसा कहां बोला कि मैं चाह रहा हूं। आपका मन था हाँ। कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। जी जी जी, रामलला के दर्शन करने जाएंगे, ऐसा खबर आई है। राहुल जी, देखिए यही गुजरात मॉडल और छत्तीसगढ़ मॉडल में अंतर है। वो नफरत के बाजार लगाते हैं, हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। ये छत्तीसगढ़ मॉडल है, कांग्रेस की मॉडल है। वो कहते हैं कि आप ही ने तो विरोध किया था, किसका? कोर्ट में खड़े हुए थे, वकील खड़े हुए थे, और आपने मंदिर इससे सालों तक बनने नहीं दिया, व्यवधान उत्पन्न किए। लो बोला, दरवाजा हमने खुलवाया, और वो तो कहते हैं वो उसके नाम से वोट मांगते रहे। राजीव जी का भाषण निकाल के देख लीजिए। एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा, जिस दिन कोर्ट जो फैसला करेगी हम उससे 1 इंच इधर से उधर नहीं होंगे, हम कोर्ट के बात को हम मानेंगे। लेकिन बीच में वो लोग इतना गंध हमें आया, पूरा देश ने देखा कितने जान माल का नुकसान हुआ। आखिर में बात बनी केवल न्यायालय के आदेश से। इतना सब्र कर लेना था तो इतना जान माल का नुकसान नहीं होता। छत्तीसगढ़ लेकिन में इनको तो राजनीति करनी थी। कहा जाता बीजेपी का यही मुद्दा जिसकी जिक्र हो रही है, राम वनगमन के जरिए आपने बीजेपी से चुरा लिया, इसलिए यहां पर ये चीजें चल नहीं पाई। भाई चुराने जैसी क्या बात है, उसकी संपत्ति है। राम उनकी संपत्ति है। राम तो जन्म जन्म में व्याप्त है। राम साकार भी है, राम निराकार भी है। और छत्तीसगढ़ में तो जन जन में फैला हुआ है। हम काम करते हैं, सो कूटते हैं तब राम, सोते हैं तब राम, मिलते हैं तब राम, विदा होते हैं तब राम। हम यदि धान की नपाई भी करते हैं तो राम से शुरू करते हैं, क्योंकि वो हमारे भांचा राम है। तो यही मॉडल क्या देश में जाना चाहिए? मैं देश की बात नहीं कर, मैं छत्तीसगढ़ की पहचान की बात कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ की हमारी जो संस्कृति है, हमारी धरोहर है, उसको विश्व पटल में लाने की कोशिश कर रहा हूं, देश के मानचित्र में लाने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं तो इसके पहले तो देश के छत्तीसगढ़ के बारे में जाना जाता था, कुछ खदाने हैं, जंगल है और नक्सली है। एयरपोर्ट में निकलेंगे या रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे, नक्सली धर दबोचेंगे। दिल्ली के लोग रायपुर आने से डरते थे, हम लोग जगदलपुर जाने से डरते थे। तो वो इसलिए बार बार कहते हैं ना कि एक बार अगर आप डीएमके को जवाब दे देते तो फिर ठीक था। क्यों जवाब दें भाई? वो उसकी पार्टी की विचारधारा है या उसकी लड़ाई है या उसके नेता का है, उसका हम क्यों खंडन मंडन करें? उसका सबका ठेका थोड़ी लें हम। सहयोगी कैसे रहेंगे तो फिर? देखो, सबके भारतीय जनता पार्टी भी तो उसके साथ गठबंधन करके सरकार बनाई ना। तब उसको नहीं पता था इसके विचार क्या है, तब उन्होंने क्यों ये बात नहीं कही? तो सरकार बनाने के समय तो अच्छा लगा। अब वो डीएमके, एआईडीएमके सब साथ छोड़ गए। अब एनडीए में कुछ बचा नहीं है दोस्त। उद्धव ठाकरे अलग चले गए, ठीक है ना। पार्टियां तो ज्यादा उनके पास है। 38 नाम बताओ। अब 38 के नाम हम कैसे बता पाएंगे? लेकिन बोले पार्टियां मेरे पास ज्यादा है। हाँ तो वो नाम बताओ, उनको भी भारतीय जनता पार्टी किसी आदमी से पूछ लो, उसका नाम बता, 38 गिन के बता दे। बोला कि अच्छा बाली जी इतने ही कॉन्फिडेंट हैं तो फिर राहुल जी कभी बढ़ई भाइयों के पास, कभी कुली भाइयों के पास, कभी मिस्त्रियों वालों के पास क्यों जा रहे हैं? जाने से वो किस प्रकार से उस जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इस परेशानी में वो खुश कैसे हैं, उनकी समस्या क्या है, उसको दूर कैसे किया जा सकता है,
वो जानने की कोशिश है। आप मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल जी का पहले और राहुल जी के बाद का परिवर्तन बहुत है? नहीं, राहुल जी पहले भी वही थे, राहुल जी अभी भी यही हैं। हमने उसको उस रूप में जाना है। तो वो जो चित्र है कुलियों के बीच का जो उठाए हुए हैं, तो उस पे लोगों ने कहा कि जाने की क्यों जरूरत थी, जबकि जब आप इतने ही कॉन्फिडेंट हैं, आप आ ही रहे हैं, निश्चित तौर से आप करें कि आई एम कमिंग इन राजनीतिक दल के नेताओं को जनता के बीच में जाना चाहिए। भाई हमारे पास ये मंत्र नहीं है ना, धर्मांतरण और सांप्रदायिकता फैला दो, वोट तो अपने आप मिल जाएंगे, ध्रुवीकरण कर दो, तो ये हमारे पास मंत्र नहीं है। हमारा कांग्रेस का तो हमेशा रहा है कि आम जनता के बीच में जाओ, उसकी समस्या को सुनो, समझो और उसके हल क्या हो सकता है इसके लिए आप आंदोलन करो, लड़ाई करो। ये हुआ ना। यदि सांप्रदायिकता धर्मांतरण की बात होती तो देश को आजादी थोड़ी मिलती। उन लोगों के पास महात्मा गांधी गए, नेहरू गए, सरदार पटेल गए, राजा जी गए, मौलाना आजाद साहब गए, सब लोग गए जनता के बीच में, सबको जोड़े, तब देश आजाद हुआ। उन्होंने कहा इसके लिए उन्होंने एक मंत्र दे दिया, सॉरी मैं आपको दे रहा हूं, उन्होंने कहा इसके लिए उन्होंने कहा कि एक स्लोगन दिया, सबका साथ सबका विश्वास। किसने? पार्टी ने, बीजेपी ने, सबका साथ सबका विश्वास। ना ना, वो तो पहले बोले तो अच्छे दिन आएंगे, तो देश ने समझ लिया। पहले तो समझे कि हमारे अच्छे दिन आएंगे, लेकिन बाद में पता चला उनके अच्छे दिन आ गए। तो उसमें भी है, सबका साथ तो लेंगे लेकिन विकास अपने लोगों के करेंगे। सर, सबसे मिलने की बात आप कर रहे हैं, युवा सम्मेलन जगह जगह आपने किया, लेकिन युवाओं को लेकर एक कंट्रोवर्सी अभी शामिल है पीएससी को लेकर, उसको लेकर बीजेपी भी बड़ा आरोप लगा रही है, कोर्ट ने भी इस बात को लेकर कहा, तो इसको लेकर क्या युवा, क्योंकि बहुत सारे बैठे हैं, आपसे कुछ सुनना चाहेंगे, बोलना है? बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा है, मौजूद सवाल है। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि यदि जो लोग परीक्षा दिए हैं, यदि लगता है कि इसमें कुछ गलती हुई है और गलत को मेरे संज्ञान में लाएंगे, तो मैं आपको इस मंच के माध्यम से, न्यूज 18 के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो शिकायत मुझे करे, मैं उसकी जांच कराऊंगा और दोषी पाया गया, चाहे व्यक्ति कोई भी हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, मैं विश्वास दिलाता हूं। दूसरी बात, अभी तक के कोई भी परीक्षार्थी जिन्होंने परीक्षा दी उन्होंने से कोई शिकायत नहीं की। आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगाया कि कुछ अधिकारियों के रिश्तेदार नियुक्त हुए हैं, उनको भी मैंने कहा कोई शिकायत हो तो मुझे दे दो, वो कोर्ट गए। कोर्ट का कोई भी डायरेक्शन है अभी तक हमें मिला नहीं, टिप्पणी करना अलग बात है। यदि उसमें कोई डायरेक्शन आए कि सरकार को ये करना चाहिए तो हम बिल्कुल करेंगे, कोई उसमें। लेकिन अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, कोई यदि परीक्षार्थी यदि मेहनत के बल पे पास हुआ हो और वो किसी अधिकारी का बच्चा है या बच्ची है, तो गुनाह नहीं है, अपराध नहीं है अधिकारी का बच्चा होना। लेकिन यदि उसके बेजा उसको लाभ दिलाया अधिकारियों ने, तो निश्चित रूप से गुनाह है। तो इस प्रकार से टारगेट करना कि अधिकारी के बच्चे हैं, उसको सेलेक्ट हुआ है, ये गलत बात। यदि गलत ढंग से क्या गलत किया मुझे बताया ना, मैं कार्रवाई करूंगा, बिल्कुल कार्रवाई करूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को याद दिलाना चाहूंगा कि वर्षा डोंगरे ने शिकायत की थी 2003-4 के जो रिजल्ट आए थे पीएससी के, और उसको हाई कोर्ट ने सही माना था। राज्य सरकार में उस समय रमन सिंह थे, कार्रवाई करना छोड़ के सुप्रीम कोर्ट गए और आज तक पेंडिंग है केस, आज तक। ट्रेन से भी आप बिलासपुर से रायपुर तक पाए थे, कई युवाओं से भी बात आप लोगों ने वहां पर की रास्ते में। राहुल गांधी जी से मिले तो फिर मुझे बुला के बोले इनसे बात करो, तो मैंने कहा तुमसे कोई शिकायत है तो मुझे बताओ, दो इसमें त्रुटि क्या हुई है, तो त्रुटि बताया तो मैं कार्रवाई करूंगा। त्रुटि बताते नहीं, ये बताते हैं कि अधिकारियों के बच्चे हैं, तो अपराध, अधिकारियों के बच्चा होना अपराध तो नहीं है। ये चुनावी मुद्दा यदि यूपीएससी में यदि लोकसभा का अध्यक्ष के बेटी परिवार का सेलेक्ट होता है तो आप उंगली उठा सकते हैं। उठा सकते हैं,
चुनावी मुद्दा बड़ा बन गया, बीजेपी ने इसे रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। और उसके पास काम क्या है? अभी तो जागे हैं। 4.5 साल तो सोए थे। जब हंटर वाली आई, हंटर चलाई, तभी लोग जागे। आज प्रधानमंत्री बोलकर गए कमल ही इसे उम्मीदवार मानिए, यही चेहरा है। इसका मतलब यह है कि अब लड़ने लायक भी कोई बचा नहीं। मध्य प्रदेश में हालत देख लीजिए, बड़ी बेइज्जती हो रही शिवराज जी की। 2-2 लिस्ट निकल गया, सांसदों को टिकट दे दी गई, केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दे दी गई, लेकिन 4-4 बार के मुख्यमंत्री कभी तक टिकट तक घोषित नहीं किए। यार क्या बेइज्जती है। सांसदों को यहां भी लड़ाया जाएगा, आप लोग भी क्या? यहां भी 21 लोगों को डिक्लेयर हो गया। न उस सूची में रमन सिंह है, न ब्रिजमोहन है, न प्रेम प्रकाश पांडे है। आप चाहते हैं इन लोगों को टिकट मिले? अरे भाई, ये लोग लीड करते रहे इस प्रदेश को, सत्ता में बैठे थे, न उसमें अजय चंद्राकर है, न शिवरतन है। क्या आप बेइज्जती कर रहे हैं अपने पार्टी के लोगों का? आप बीजेपी को सजेस्ट कर रहे हैं? नहीं, उन नेताओं कर रहा हूं। तुम्हारी बेइज्जती किस प्रकार से हो रही है? अब इतनी बेइज्जती से अगर कभी रुके वहां बैठे क्या कर रहे हो? एक पार्टी और है, मतलब कीमत 2 करोड़ कर दी है यार। शिवराज चौहान 4-4 बार के मुख्यमंत्री। अरे वो आ जाएगी लिस्ट, चीर हरण करके उसको मुख्यमंत्री बनाया गया। सूची में नाम तक नहीं, 2-2 लिस्ट जारी हो गया। आएगा, वो पार्टी का अपना प्रेरोगेटिव है, मतलब उनका अपना ये है। क्या तरीका है? ये क्या तरीका हुआ? नहीं, उन्होंने अपना कुछ तरीका बनाया जीतने का। ये जीतने क्या फार्मूला है भाई? उन्होंने जीतने का तरीका अपना बनाया है, अब वो आपको क्यों बताएंगे? और उन्होंने कहा है कि गारंटी है हम जीतेंगे। यही अहंकार है, ये मोदी और अमित शाह का अहंकार है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। 4 बार के मुख्यमंत्री को भी नीचा दिखा सकते हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री को भी नीचा दिखा सकते हैं। अब शिवराज जी से बड़ा प्रेम हो रहा है आपका? अजी, शिवराज जी से बड़ा प्रेम हो रहा है आपका? नहीं, प्रेम देखो ऐसा है, सम्मान मैं सबका करता हूं, लेकिन जो बेइज्जती हो रही है ना, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सर, कांग्रेस की टिकट का भी इंतजार हो रहा है और बहुत से विधायकों की रिपोर्ट को लेकर भी कहा जा रहा है आप लोग भी बहुत सारी टिकट काटेंगे। अब ठीक है, अभिषेक जी, क्या है कि अभी पितृपक्ष चल रहा है ना, इसके बाद पितृपक्ष में बोला नहीं जाता है। क्या पितृपक्ष लग गया? टिकट भी लेकिन कटेंगे। एक पार्टी आई, और आई क्या, वो तो नेशनल पार्टी, आम आदमी पार्टी। ठीक है, आम आदमी पार्टी हाँ, नेशनल पार्टी है। क्या करना है? करना कुछ नहीं है। हाँ। शिवराज जी वाली जिसमें जो आप बोल रहे थे, अब उधर बोलना है आपको, आम आदमी पार्टी पे। उन्होंने कहा कि जो मैंने वादे किए हैं वही गारंटी है, और एक उधर मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी जी मतलब गारंटी, काम की गारंटी, और उधर केजरीवाल जी भी कह रहे हैं ये मेरी गारंटी, हम ये आए तो ये चीजें हो जाएंगी। मतलब गारंटी प्रधानमंत्री जी ये देखा है, पहले हम जुमला फेंकते थे, अभी भी जुमला फेंकेंगे, आगे भी फेंकते रहेंगे, इस पे विश्वास करो, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते ही नहीं। 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई, 15 लाख रुपए सबको मिल गया। स्वामीनाथन कमेटी, अब तो स्वामीनाथन जी 2 दिन पहले उसका देहावसान हुआ, हमने श्रद्धांजलि अर्पित की, खड़गे साहब आए थे, श्रद्धांजलि अर्पित की, बड़ा आदमी। उन्होंने कहा स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट हम लागू करेंगे, किसानों का दुगुनी करेंगे। तो उन्होंने एमएसपी पे चेंज किए ना। एमएसपी गठन ही हुआ है, वो तो इंदिरा जी के समय गठन हुआ है, वो जो आज तक चल रहा है। एमएसपी बढ़ाया कहां आपने? कहते मैंने बढ़ा के दिया, उसमें कहां बढ़ाया? आप तुलना करके देख लीजिए, जो यूपीए सरकार में जितना प्रतिशत उसमें बढ़ा है, उससे आधा कीमत भी आप नहीं दिए हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी वाले सवाल पे जवाब नहीं दिया आपने। क्या मैं तो अभिषेक क्या जवाब दे रहा था, आप कब आप पार्टी में आ गए, मुझे समझ ही नहीं आया। सर, मैं आम आदमी पार्टी पे नहीं आ गया, लेकिन मैं ये जानना सवाल में आप क्या सवाल पूछे केजरीवाल जी? वही तो कह रहे हैं, आप बड़ी सुविधा के हिसाब से सवाल को किनारे कर देते हैं। नहीं, मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं। हाँ, आम आदमी पार्टी आ गई है, उसने कहा कि यहां चुनाव लड़ रहे हैं, आपको पता ही होगा। उन्होंने कहा कि ये अभी आए थे केजरीवाल जी। अच्छा, उन्होंने कहा आप तो ऐसे कह रहे हैं, आप जानते ही नहीं है। 10 गारंटी भी दे दिए यहाँ पे, 10 गारंटी भी दे की गई है। केजरीवाल जी 3-3 दौरे कर लिए, 10 गारंटी दे के गए यहाँ पे। देखो ऐसा है, जिनको जनता गंभीरता नहीं लेती वो कुछ भी गारंटी कर दे, उसको कोई मतलब होता नहीं। अभी हमारे जोगी कांग्रेस के लोग बोले 4000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदे करेंगे। पिछले समय जोगी जी जब जीवित थे तो वो उनके चांदी की सड़क बना देंगे।
तो इसमें कोई जनता विश्वास करेगा क्या? नहीं करती। और ये फिर लोकसभा में कैसे विश्वास कर लेंगे आप? उनके साथ INDIA में जब हिस्सा होंगे तो फिर कैसे विश्वास कर लेंगे आपसे? फिर वो इंडिया गठबंधन 2024 के लिए बन रहा है, 2023 विधानसभा के लिए नहीं है। तब वो विश्वसनीय है? कौन? आम आदमी पार्टी तब विश्वसनीय हो जाएंगे? भाई पंजाब में उसका अस्तित्व है, उनका अस्तित्व दिल्ली में है, उसको कौन इंकार कर रहा है भाई? छत्तीसगढ़ में एक बार लड़ चुके हैं, अभी और लड़ रहे हैं। मैं तो सवाल पूछा था कि उन्होंने कहा कि मेरे 10 ये गारंटी है। वो उसको उससे सवाल पूछिए ना। मैं जो गारंटी दिया हूं उसको मैं पूरा कर दिया, वादा से ज्यादा कर दिया। सर, एक प्रदेश से हट के थोड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है कनाडा वाला। कनाडा में इस वक्त मुझे जानकारी नहीं है इसके बारे में, मैं बिल्कुल अनुभवी हूं, मैं जानता नहीं तो जवाब भी नहीं दे पाऊंगा। सनातन पे पूछो तो बता देंगे, राम पे पूछो तो बता देंगे। नहीं, ये तो अंतर्राष्ट्रीय सवाल कर दिए यार। राष्ट्रीय कहां, कनाडा चल दिए, राष्ट्रीय तक तो ठीक था। अभी मैं वहां नहीं पहुंचा हूं भाई। यदि जिसका प्रदेश का कर लेता हूं। प्रदेश में कई सारे मुद्दों के जैसे मैंने जिक्र किया, युवाओं को लेकर बीजेपी एक बड़ा इश्यू बना रही है। चाहे बस्तर में सर्व आदिवासी समाज उठ खड़ा हुआ है, उसे कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? या बीजेपी खासकर उस इलाके में धर्मांतरण को एक मुद्दा बना रही है, वो उसको कैसे चुनौती के तौर पे देख रहे हैं? धर्मांतरण के मामले में हमारे मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि हमारे शासनकाल में एक भी धर्मांतरण हुआ ये बता दे भारतीय जनता पार्टी तो मैं मंत्री पद त्याग दूंगा। आज तक बता नहीं पाए। तो इनके मुद्दे केवल ये है कि लोगों को गुमराह करना, झूठ फैलाना, इससे जनता आने वाली नहीं है। ये जो सरकार है किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के, युवाओं के, महिलाओं के, इसकी सरकार है। और 5 साल बाद तो लोगों को लगा कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों की सरकार आई है। मुझे तो लगता ही नहीं था। वो जो 15 साल रह गए वो पता ही नहीं चलता, वो तो लगता ही नहीं था। सीएम हाउस में कोई आदमी जा ही नहीं पाता था, कोई छत्तीसगढ़ी आदमी। बड़े बड़े धन्ना सेठ, बड़े बड़े सूटकेस वाले, वो लोग जाते थे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सभी सवालों का जवाब देने के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप थोड़ी देर मंच पर बने रहिए और मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा संतोष मेनन जी को, चीफ कंटेंट ऑफिसर नेटवर्क 18, जो आपको क्या है, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी दोबारा से अगर सत्ता में आती है तो क्या करेगी, उसका भी आपने जिक्र किया। 75+ का आप लोग टारगेट लेकर चल रहे हैं, वो लक्ष्य कितना बड़ा है, उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर पाएंगे, उसका भी आपने जिक्र किया। बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे तमाम आरोपों का भी आपने जवाब दिया। यात्री ट्रेनें बंद क्यों कर दी, सवाल किया मंच से, न्यूज 18 के मंच से। उन्होंने कहा कि जनता का देश है। लिस्ट पर कहा कि अभी तो पितृपक्ष चल रहा है और उन्होंने ये तक कहा कि आपका रेलवे से मतलब है, जनता से कोई मतलब नहीं, मैं मोदी से नफरत नहीं करता हूं। बड़ी बातें एजेंडा छत्तीसगढ़ में, बड़ी बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से कही गई और कह दिया कि लिस्ट अभी आने में वक्त है। पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में लिस्ट नहीं आएगी, अभी तो बीजेपी जागी है। लेकिन उन्होंने इस बात का भरोसा दिलाया और इस बात का विश्वास जताया कि 75 पार तो किसी भी सूरत में करके रहेंगे। विपक्ष के द्वारा पीएससी को लेकर जो सवाल किए गए उसका भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारी का बेटा या बेटी अगर सिलेक्ट होता है तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, अगर कोई सबूत है तो हम जांच कराएंगे और जो दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। बेबाकी से
सारे सवालों का जवाब न्यूज 18 के मंच पर एजेंडा छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देते हुए नजर आए और बहुत सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एक प्राइवेट कर्मचारी का वेतन बढ़ता है, सरकारी कर्मचारी का वेतन भी बढ़ता है, उसी तरीके से किसानों की आय में भी इजाफा होना चाहिए और समर्थन मूल्य पर धान जो सरकार खरीद रही है, उस समर्थन मूल्य पर धान आगे भी सरकार खरीदती रहेगी और समर्थन मूल्य बढ़ाया भी जाएगा। फिर से न्यूज 18 के मंच से उन्होंने पूरे आत्मविश्वास से भरोसा जताया कि अब की बार 75 बार छत्तीसगढ़ की बकाया राशि नहीं दी गई है, उसमें देरी क्यों की जा रही है, यह उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि धान खरीदी का 6,000 करोड़ रुपया बाकी है। कहां से